हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इडुटेरिया पब्लिकेशन के जो ये बुक आया है वॉल्यूम 1, ठीक है, इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट देखिए। इसमें जो है टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर करा दूंगा, यानी कि आपका 15 से 20 दिनों में मैक्सिमम ये बुक को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है आपके पूर्णतः जो परीक्षा पद्धति है उस पर आधारित है। पर्सनली मैंने इस बुक को पढ़ा है, काफ़ी अच्छा बुक है और जो क्वेश्चनों का संकलन है काफ़ी अच्छा किया गया है। इसमें आपको जीके जीएस मैथ के साथ साथ करंट भी जो है इंपॉर्टेंट करंट भी दिया गया है। तो आपको यहाँ बता दूं कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जो है डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो और आप सेट लगाने के बाद आपको ऐसा अनुभूति होगा, यानी आपने यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लिया, ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ है चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और आपके एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे मटेरियल भी मिलते रहते हैं, जैसे साइंस के प्रश्न हुए, करंट अफेयर्स हुए, ठीक है। तो जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बिल्कुल सही और आपका यहीं पे आंसर मिल जा रहा है। आगे ऑप्शन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जी नहीं, यह जो है आपको शहरी सभ्यता थी। कैसी शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े, देखिए कुत्तों बिल्लियों के साथ ये पालते थे, किंतु इन्हें घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, नहीं, यहाँ के लोग चावल के साथ साथ आपको गेहूं, बाजरा, राई का भी खेती किया करते थे, ठीक है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल क्या है। तो देखिए जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास। कहाँ है यहाँ ऑप्शन दिया, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है क्या, याद रखिए, दर्शन का मतलब हो जाता है आपका विश्वास, ठीक। यहाँ पे दर्शन नहीं दिया, विश्वास दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर सी सही लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए जो चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन संस्थान थे उनको जो भूमि दी जाती थी उनको कहा जाता है पलिछादम, पलिछादम। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ब्रह्मदेव किसको कहा जाता, जो भूमि ब्राह्मणों को दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। जो भूमि स्कूलों को दिया जाता यानी स्कूलों और विद्यालय को दिया जाता था उसे शाला भोग कहा जाता था। और जो भूमि गैर ब्राह्मणों को यानी जो ब्राह्मण नहीं तो उनको दिया जाता था दान में, उन्हें वेलन बगाई कहा जाता था। तो ये तीनों आप चारों क्वेश्चन याद करिएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं, इसलिए आप चारों पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो राक्षस है कौन सी भाषा में लिखी गई थी। देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक पहले आएगा तो याद रखिए विशाख दत्त थे। यह किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह आपको संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इसे हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। तो ये देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। और ये मुद्रा होता था, ये आपको चांदी का सिक्का होता था। क्या, चांदी का सिक्का होता था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। देखिए मुगलों और मराठों के बीच वैसे तो द्वंद्व आपको शाहजहां के शासनकाल में आपको प्रारंभ हो गया था, किंतु प्रत्यक्ष रूप से जो लड़ाई स्टार्ट हुआ वो आपको औरंगजेब के शासनकाल में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। और इन्हें ही इनके जो शासनकाल था 1881 ईस्वी से इनके ही शासनकाल के दौरान भारत में नियमित जनगणना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तब से लेकर अब तक जो है प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों में जो है आपको जनगणना कराई जाती है। इन्हें एक और उपाधि से सम्मानित किया जाता है भारतीयों द्वारा, इन्हें भारत का उद्धारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो अवध का विलय हुआ था सन 1856 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी मिला लिया था। उस समय जो अवध का शासक थे वो वाजिद अली शाह थे। कौन, वाजिद अली शाह थे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी में जो हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन जो है आपको 16 अक्टूबर
सन 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। बाकी 19 जुलाई 1905 को जो है इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से पे बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया था और कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र जो युद्ध है उसमें हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ये जो है वाक्य सुभाष चंद्र बोस के थे। उसी समय उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी आपको ये ज्योतिबा फूले के द्वारा सन 1873 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 1867 ईस्वी में जो है आपको 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना जो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। देखिए, ये जो है इब्राहिम सर्की के द्वारा किया गया था, या सर्की वंश का शासक था। पहले यह अटाला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसका कि निर्माण आपको विजय चंद्र, वहाँ के जो जौनपुर के जो राजा थे विजय चंद्र, उन्होंने किया था, किंतु इसे इब्राहिम सर्की ने तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना % हुआ करता था। तो देखिए, ये जो है 50% यानी आधा हुआ करता था, 1/2 भाग हुआ करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। किस प्रकार की समानता का वचन देता है। तो समानता की यदि बात करें तो हमारा संविधान जो है भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार की समानता देता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर का समानता देता है। बाकी आपको 3 प्रकार का न्याय देता है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इस तरह 5 प्रकार का जो है आपका क्या है? स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की, तीनों याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित का सुझाव दिया था। तो ये आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में संविधान के भाग 4 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि अनुच्छेद के 244 तथा अनुसूची 5 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है। ठीक है, देखिए, जो ग्राम सभा होता है उसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज है। और यह जो अनुच्छेद 243 ख जो है इन्हें यह अधिकार देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान का निम्न में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो यह जो है देखिए आपको 91वां संविधान संशोधन है, जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रावधान करता है किसी भी लोकसभा हो या विधानसभा, वहाँ पे जो मंत्रियों की संख्या होगी वहाँ की कुल जो संख्या है उसका 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, जो इसमें आपको नीति आयोग है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को योजना आयोग के जगह पे किया गया था। बाकी संघ लोक, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग ये जो है एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सन 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। यहाँ पे उप सभापति पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 241 में जो है आपको यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 214 में जो है हाई कोर्ट के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक, और 239 जो होता है ये होता है केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रशासन इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका जो आपको आंसर होगा वो होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देखिए, यदि आपके मूल अधिकारों को हनन कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, या हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत जाकर आप इसका अपील कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये जो न्यायालय है संज्ञान में जरूर लेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वर्णिम त्रिभुज, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है।
निम्न में से कौन सा देश जो है इस त्रिभुज का भाग नहीं है? देखिए जो इसमें से आपको कंबोडिया है यह इसका भाग नहीं है, ठीक है। बाकी लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो है ये तीनों को मिलाकर हम ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल जानते हैं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब माना जाता है? यहाँ देखिए कन्फ्यूज मत करिएगा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है, इसलिए आपको आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। यदि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछता, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो फिर आपका 9 जनवरी आंसर होता, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो यह जो है आपको सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। याद रखिए सिक्किम में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लेप्चा। लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूनेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कप किस खेल से संबंधित है? ये जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरजताल झील कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में। साथ ही साथ आप याद रखिए रेणुका झील जो है सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, यह भी आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ठीक है, तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है आपको देखते हैं ऑप्शन में आगे। जीव और समुदाय उसके वातावरण का संतुलन तंत्र जो है यह इकोसिस्टम का सही व्याख्यान करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो यदि हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम आपके कुल भूमि का जो 33% जो है वन होना चाहिए। और यदि पर्वतीय क्षेत्र की बात हम करें तो पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 2/3 भाग जो है आपको वन होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से इन्हें क्या यांत्रिक मदद मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, इसमें बताना है आपको। देखिए सिमलीपाल यह उड़ीसा में क्या है, संरक्षित जैवमंडल है, किंतु इसकी स्थापना 1994 में नहीं हुआ था। देखिए कंचनजंगा का जो स्थापना है यह 2002 में हुआ था, और कहाँ यह जो है आपको सिक्किम में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। नोकरेक यह जो है क्वेश्चन ये किस राज्य में है? तो यह जो है आपको मेघालय का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पन्ना आपको मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो यह जो है आपका केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। करंट यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे, अच्छे से याद करिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो जो संगम नौसेना अभ्यास है आपको अमेरिका के साथ किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम ILO के नाम से भी जानते हैं, में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? ये जो है आपको कुंडा बना है, और यह कुंडा 187वां देश बना है। और जो कुंडा की राजधानी है आपको बता दूं, ये जो कुंडा की राजधानी है वो नुक्कू है। कहाँ? नुक्कू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये हो जाएगा फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और अभी आपको हमास और जो इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा चलाया गया, इसे आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? देखिए इसमें जो है प्रथम अमेरिका रहा, और जो भारत का स्थान रहा यह चौथा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो जो भारत का GDP दर है वो 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो देखिए विश्व में जो दूध उत्पादन है वो भारत लगभग 25% अकेले करता है, यानी कि पहला स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपको कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। 43 देखिएगा ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, ये जो है आपको जस्ट लाइक दैट को चुना गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो ये जो है आपको सलमान रुश्दी। इनकी एक और पुस्तक है जो कि काफ़ी फेमस है, मिड नाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, उसे भी याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था, तो जो विश्व कैंसर दिवस 2023 था ये आपको क्लोज द केयर गैप के साथ मनाया गया, ठीक है। चलिए, और आपको बताऊँ कि विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह जो है आपको 4 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले जाने कि स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है यह किसकी मूर्ति है, तो यह जो है BR अम्बेडकर की मूर्ति है, जो कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थापित किया गया। जो इसकी ऊंचाई है आपको बता दूं 70 फीट है। कितनी? 70 फुट है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा, तो यह जो है आपको नई दिल्ली रहा। निम्नलिखित में प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है, देखिए आपको फागू चौहान मेघालय के सही है, झारखंड के CP राधाकृष्णन है, महाराष्ट्र के जो है गणेश लाल ये नहीं है, महाराष्ट्र के जो है आपको रमेश बैस है। कौन? महाराष्ट्र के रमेश बैस है, इसलिए आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था, ठीक है। तो तुलसीदास बलराम जो थे ये आपको खेल से संबंधित थे। इसका संबंध किस क्षेत्र से पूछ रहा है, इसलिए ये इनका संबंध खेल से था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह जो है आपको संगीता वर्मा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह भोपाल में किया गया। किसके द्वारा, तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, और इसमें जो है टोटल 15 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह जो है आपको 200वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया, तो यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हुबली कहाँ पड़ता है, ये आपको बताऊँ, यह कर्नाटक में पड़ता है, और हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 1.5 किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर था। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यह जो है रामचंद्र पौडेल बने, जो कि विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में किस राज्य में आयोसांग उत्सव मनाया गया, तो ये जो है मणिपुर में मनाया गया। 56 देखिएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया, और इस जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1996 ईस्वी में की गई थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है, तो यह आपको सुरेखा यादव बनी है। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे का जो पहली महिला ड्राइवर थी वो भी सुरेखा यादव ही थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 58 है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है, देखिए जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, और आपको मार्च अप्रैल में जो है इसको काट लिया जाता है। रबी फसल में आपको गेहूँ, चना, ठीक है, ये सब रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यह जो है आपको पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करता है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है म्यांमार से लगभग 580 किलोमीटर लगती है। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 61 है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जो भूमध्य सागर है वहाँ से पश्चिमी हवाएं जो है वो वहाँ से जल उठाती है और नमी के रूप में आकर यहाँ पे आपको बारिश करा देती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आपका आंसर होगा। 62 है कि कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, कि ब्राजील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है यहाँ से कॉफ़ी का बहुत बड़े मात्रा में जो है निर्यात होता है, क्या निर्यात होता है, इसलिए इस बंदरगाह को हम जो है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, यह जो है हुमायूं हिमालय का भाग है। 64 है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो यह जो है आपको प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप है जो कि 36 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, और भारत का सबसे साक्षर यह और केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूध गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, तो यह जो है आपको चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए इस भार की एसआई मात्रा क्या होता है, तो यह भार का एसआई मात्रा जो होता है वो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के अंदर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है आपको पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप के माध्यम से हम पानी के अंदर से ऊपर की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर से आपको हवा की गति मापी जाती है और ओडोमीटर से वाहन की गति मापी जाती है। ये चारों याद करिएगा। 68 है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में दोस्तों वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दो कण है, यदि इसकी दूरी बढ़ गई तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, एक उत्क्षेप जो बल होता है, बल और भार कार्य करते हैं, तो उत्क्षेप बल और भार हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 71 है कि निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो आवृत्ति, आयाम और तरंग धैर्य, यह एक तरंग की विशेषता है किंतु माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, दूध का दही में परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, यह सब आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। तो यह जो है जॉन डाल्टन थे। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। तो यह जो है आपको गैलियम है, जिसका प्रतीक चिन्ह Ga होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2 और 6 है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो यह जो है आपको परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किससे कहते हैं। देखिए, जो नाभिक होता है परमाणु का, उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वहीं जो है परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कमी आती है। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। देखिए, यदि किसी लवण का मान 0 से 3.5 के बीच में होता है, किसी भी लवण का पीएच मान, तो उसका जो अम्ल होता है ना, यह काफ़ी प्रबल होता है, और बेस जो होता है क्षार वह कमजोर होता है। तो यहाँ पे सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें क्षार जो होता है उसमें जल में OH आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो हीलियम जो है इसे आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके प्रथम आवर्त में रखा गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कारक माना जाता है वो मोसले को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 81 है कि आधुनिक अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। जो अधातु है उसका व्यापक उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, कास्टिक जो सोडा है इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है, ये जो धूमन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, यानी यह नमक का NaCl जो कि नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हीमेटोलॉजी में जो है हम रक्त का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है। उसको जो है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है। तो यह जो एडिपोज ऊतक है। कौन, एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है विभेदन कहा जाता है, और विभेदन से जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। याद रखिएगा, शरीर का निर्माण जो विभेदन प्रक्रिया से ही होता है। जो पौधे होते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है। तो प्रचुर मात्रा में जो है इसमें कार्बन उपस्थित होता है। जो कि यदि पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज उपस्थित होता है, किंतु यहाँ पौधा पूछ रहा है इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। यानी आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो है ग्रेगर मेंडल है। आनुवंशिकता कहते किसे हैं। देखिए, जब एक जीव से दूसरे जीव में कोई लक्षण परिवर्तित होता है तो उसे आनुवंशिकता नहीं जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। तो यह जो है आपको एनिलिडा संघ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाता है। तो यह जो है आपको मछली में पाया जाता है। किसमें, मछली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र जो होता है में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो इसमें जो है जो मनुष्यों का पाचन तंत्र है उसमें हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है काफ़ी सहायक होता है। क्वेश्चन 92 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तपेदिक है, यह विषाणु जनित नहीं है। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। वीडियो तो देख लेते हैं तो लाइक करने को ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए आप लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हों। क्वेश्चन नंबर अब आगे हम देखेंगे 93
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना था? यह जो पीसी महालनोबिस बने थे, ठीक है। बाकी BKRB राव और CR राव भी इसके सदस्य में एक थे। क्वेश्चन 94 है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 95 है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है उसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है, किस आधार पर उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है? ये जो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी AICPIN की जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर जो है महंगाई भत्ता तय किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैथ है, ठीक, आप इसे बना लीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको बता दे चल रहा हूँ। ये 96 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ये 15 मिनट। 98 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होगा। 99 का जो आंसर होगा ये आपको 18,400 रुपये हो जाएगा। और जो 100वां प्रश्न है हमारा और अंतिम जो प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1800 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बिहार दरोगा के टोटल 100 प्रश्नों के यानी फुल लेंथ को कवर कर लिया। आपको ये सेट जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका डेली यदि आपको सेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।